हाय स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज हम लोग चैप्टर 3 में आ चुके हैं और इनके संपूर्ण क्रांति जो नाम है, इनके लेखक है जयप्रकाश नारायण जी, जिनके जीवन परिचय हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया है। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों एवं बहनों, ये जब भाषण देते हैं तब बोलते हैं कि मेरे असंख्य भाइयों एवं बहनों जो बिहार प्रदेश में रह रहे हो। अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव उनका था कि सुनाना वो चाहते थे। मुझे तो पूछा गया कि कविता सुना दे या नहीं। मैंने स्वीकार किया, लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और हाल ही दुखद स्मृतियों को जागृत कर दिया। इससे हृदय भर उठा। आपके शायद मालूम न होगा कि मैं बेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था। तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। वहां दिनकर जी और गंगा बाबू मिलने आए थे। बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल ही में कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया, जितनी भी आशाएं आपसे है, उन सबकी पूर्ति इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में देश के तरुण जो किया है, मैं देखता हूँ। तालियां 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 हरगिज ना बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। ये कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि रेणु जी ने जो कविता सुनाई उससे मेरी स्मृतियां, मतलब कुछ यादें थी जो बहुत दुखद थी, उन्होंने जागृत कर दिया। हृदय में मन भर उठा है। और जो ये रुके थे अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ, वहाँ दिनकर जी और गंगा बाबू इनसे मिलने आए थे। जिसमें दिनकर जी कहते थे कि आपने जो आंदोलन शुरू किया, इससे मैंने जितना आशाएं जुड़ी है आंदोलन से, सब शायद पूरी हो जाएगी। ये सुन के लोग तालियां बजाने लगे। तब बोलते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि तालियां मत बजाइए, आप मेरी बात सुनिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए यहाँ पे आ गए। अब मेरे मुंह से आप हुकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो विचार मैं कहूंगा वो हुकार से बड़े होंगे। बोलते हैं मेरे मुंह से आप हुकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो भी मैं बोलूंगा वो हुकार ही वाले ही होंगे। क्रांतिकारी के विचार वे होंगे जो अमल करना आसान नहीं होगा। तो मेरे विचार जो वो हैं क्रांतिकारी के दौरान, जो जिस पे चलना आसान नहीं होगा, लेकिन चलना पड़ेगा। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, जमीन की कुर्कियां होगी, यह सब होगा। यह क्रांति है मित्र, संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा का विघटन का आंदोलन नहीं है। वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में और दूर जाना है। बोलते हैं कि ये कोई विधानसभा का आंदोलन नहीं है कि इजी होगा, ये क्रांतिकारी है, ये क्रांति है, लड़ना ही पड़ेगा और इसमें लाठियां खानी पड़ेगी, बलिदान से देना पड़ेगा। दूर जाना है कि विघटन आंदोलन, दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अभी न जाने कितने मीलों की देश को, जनता को जाना है, हम स्वराज को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए हजारों लाखों देश ने, मतलब जो इस देश को है आजाद करने के लिए हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानी दी थी, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथ ही बंगाल के सारे क्रांति, महाराष्ट्र के साथ ही देश भर के क्रांति सभी गोली का निशाना बने या फांसी पे लटकाए गए। बोलते हैं कि ये वही स्वराज मिली है जिस कारण मिली है, वो है भगत सिंह के कारण। उनके साथ ही बंगाल के सारे क्रांति, महाराष्ट्र के, देश भर के क्रांतिकारी गोलियां खा के हमें आजादी दिलाई है। जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही है जी, लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद जो स्वराज है उसमें जनता करा रही है। 28 आज़ादी की है, 27-28 वर्षों के बाद जनता कहरा रही है। उनके अंदर भूख है, महंगाई हो गई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम जनता को बिना रिश्वत के निकलता ही नहीं है। हर जगह जाओ तो रिश्वत ही देना पड़ता है। सरकारी दफ्तर हो, बैंक हो, हर जगह टिकट लेना है, उसमें भी रिश्वत के बगैर काम नहीं चलता। हर प्रकार का अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट होती जा रही है। हमारे हजारों नौजवान का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है तो वो भी गुलामी की दी जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं।
शिक्षा पाकर दर दर ठोकरे खाना नौकरी के लिए। आप लोग जानते होंगे कि आज के युग में कितने बेरोजगार हैं। जो शिक्षित होते हुए भी वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, नौकरियां मिलती ही नहीं। दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीबों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। गरीब हटाओ के नारे लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले सालों में। हर जगह देखते हैं कि गरीब हटाओ के नारे बहुत पड़ते हैं, लेकिन जो गरीबी है वो कम नहीं हो रहा है नारों से, वो तो और बढ़ते ही जा रहा है। तो मित्रों, आज की स्थिति यह है कि इस स्थिति में वहां दिनकर जी कुछ हमें अपने शब्द सुनाए जो बड़े हृदयगामी थे। जब ये मित्र के यहाँ गए थे तब ये सब बातें हो रही थी, और इनके जो मित्र हैं वो आज की स्थिति पे कुछ शब्द बोले थे जो उनके दिल को मतलब बहुत अच्छा लगा, हृदय को। जब वैसा होता है ना, कोई हमारे बीच आता है और कोई बातें बोलती है तो वो तुमसे दिल बोलते हैं कि अरे यार इनकी बातें तो दिल पे लग गई, उसी तरीके से। और उसी रात जब विदा हुए तो उसी रात तो हमारे मित्र रामनाथ गोयनका, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक, जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिएगा, रामनाथ गोयनका थे जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, के घर वह मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। गोयनका जी ने 3 मिनट में, बिल्डिंग नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं, डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी की हार्ट फिर से जिंदा। वो क्यों मरे थे, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। दिनकर जी हार्ट जिंदा नहीं कर पाए, उसी रात उनका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी उनकी यह कविता सुन के, उनका वह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। आज लगता है हमारे 2 मित्र की कितनी कमी है। आज भाई बेनीपुरी जी होते। बेनीपुरी जी, उनकी लेखनी की जो ताकत थी आज के जुलूस का, आज के इस सभा का वर्णन वह देते, एक एक शब्द में अंगार होते हैं। आज दिनकर जी कविता लिखते हैं, नए भारत का नवनिर्माण, जो देश युवकों और छात्रों और देशों के साधारण व्यक्तित्व नर नारियों के द्वारा आज से हो रहा है प्रारंभ हो गया। यह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमल साहित्य बन जाती, लेकिन आज दोनों ही नहीं है, न दिनकर जी और न ही बेनीपुरी जी है। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, दिनकर जी को दिल का दौरा आया था, तो जो है हमारे यहाँ पे कौन है, गोयनका जी के कहने पे नर्सिंग होम लेके गए, लेकिन वहाँ सारे डॉक्टर तैयार थे। शायद ये बिहार में होते हैं तब तो यहाँ के डॉक्टर 3 घंटा लगाते, जहाँ 3 मिनट में उन्हें पहुँचा दिया गया, वहाँ यहाँ तो लगता है 3 घंटा में भी नहीं पहुँचाया जाता। ऐसा स्थिति का वर्णन करते हैं बिहार का। लेकिन फिर भी अफसोस कि दिनकर जी की हार्ट जो फेल हुई थी, दौरा पड़ा था दिल का दौरा, वो फिर से उन्हें जिंदा नहीं कर पाए। और इसी के साथ उन्हें किसी के जाने के बाद उनका चेहरा याद आता है, सुंदर जोशीला चेहरा उन्हें जयप्रकाश नारायण जी इनको याद आता है। और वे बोलते हैं हमारे जीवन में 2 मित्रों की बहुत कमी हुई है, एक तो दिनकर जी है और एक बेनीपुरी जी है। बेनीपुरी जी के बारे में बोलते हैं कि उनकी लेखनी में इतनी ताकत थी कि आज के जुलूस ये सब में भी ताकत नहीं है। उनके एक एक शब्द में अंगार होते थे, मतलब तुम हुक्कार भरे होते थे। चलिए अब देखते हैं हम लोग। तो मित्रों, यह स्मृतियां जगी और इनका भार हृदय पर है। मैं थक गया हूँ, आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है और मैं इस जिम्मेदारी अपनी तरफ से मांग कर नहीं लिया हूँ। तरुणों ने छात्रों के बराबर कहता हूँ। जब पहला हमने आह्वान किया था थोर फॉर डेमोक्रेसी का, पहला आह्वान इन्होंने क्या किया था, डेमोक्रेसी। ये बोलता है कि जो मुझे ये जिम्मेदारी मिली है वो मैंने खुद से नहीं मांगा कि मुझे ये जिम्मेदारी दे दो, ये कौन दिया है, मेरे छात्रों ने दिया है। लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था और उसके बाद बराबर कहता रहा हूँ। संचालन स्मृति से बहस करता रहा हूँ। हम बूढ़े हो गए, हमारी सलाह लीजिए। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए, आप नई पीढ़ी के लोग हैं। देश के भविष्य आपके हाथ में, उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर, आप नेता बनिए, मैं आपको सलाह दूंगा।
तो छात्रों ने कहा जयप्रकाश जी से, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। मैं टालता रहा, लेकिन अंत में बैंगलोर जाते समय मैंने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। स्वीकार करते समय उनको अनुभव किया कि अयोग्यता का नम्रता पूर्वक यह विचार स्वीकार किया, परंतु छात्र में भी आप सब से यही अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना। मुझे सामने खड़ा करके हमें कोई डिटेक्ट करे पीछे से तो क्या करना है। जयप्रकाश नारायण जी, तुम्हें तो इस नेतृत्व को मैं कल छोड़ देना चाहूंगा। मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां नहीं, बात सुनिए, बात समझिए। सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात सुनूंगा, जितना भी होगा, जितना भी ज्यादा होगा, जितनी भी समय मेरे पास होगा, मैं उनसे बहस करूंगा, समझूंगा, अधिक से अधिक उनकी बातों का स्वीकार करूंगा, उनकी बातें स्वीकार करूंगा। जन संघर्ष स्मृतियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। इस फैसले को इनको सामना करना होगा और आपको मानना होगा। तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब तक क्रांति सफल हो सकती है, नहीं तो आप झगड़ों और बहस में पता नहीं किधर बिखर जाएंगे, क्या नतीजा निकलेगा। देखिए यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि युवक छात्रों से कहते हैं कि आप नेता बनिए, हम दूसरे पीढ़ी के हो गए, मतलब ये हम दूसरे पीढ़ी हो गए, हमसे सलाह लीजिए आप, मुझे नेतृत्व में नहीं, और मुझसे आप सलाह लीजिए, लेकिन जो होता है वो आप कीजिए। लेकिन छात्र ने अनुरोध किया कि नहीं, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व में शामिल करना पड़ेगा। ये टालते रहे कि मुझे नहीं करना, लेकिन लास्ट में बैंगलोर जाते वक्त इन्होंने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है। फिर बोलते हैं कि मुझे सिर्फ नाम का नेता नहीं बनना है। आजकल नेता होते हैं ना कि वो नेता बन जाते हैं, लेकिन पीछे से उन्हें बोलता है कि हाँ ये काम करो, वो काम करो, मुझे वैसा नहीं करना। अगर ऐसा होगा तो मैं तुरंत ये आंदोलन से हट जाऊंगा। मैं सबकी बात सुनूंगा, जितना ज्यादा से होगा मैं सबकी बातें सुनूंगा और बहस करूंगा उन बातों पे, लेकिन जो आखिरी फैसला होगा वो मेरा होगा। अगर आप सभी मानते हैं तभी मैं इसका नेतृत्व करूंगा, और अगर आप लोग बात ही नहीं मानते तो फिर इस क्रांति का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए अब आगे देखते हैं। बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में 1921 में जनवरी के महीने में इस पटना कॉलेज ISC का विद्यार्थी था। ये अब अपने जीवन परिचय के बारे में बताते हैं। हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलते थे। मैं अव्वल दर्जे के, मतलब पढ़ने में बहुत तेज थे। उस समय के विद्यार्थी में हम सब एक साथ गांधी के आह्वान में पर असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। गांधी इनको बोले थे कि तुम लोग असहयोग आंदोलन में शामिल हो, तो ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 साल ही मेरा जीवन बीता, चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी थे। ये किस चीज के विद्यार्थी थे? साइंस के। तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र या जो कहिए, मथुरा बाबू उनके जामाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे, उनके पास भेज दिया गया। मतलब ये जब मथुरा था, उनके बाबू उनको भेज दिए थे आगे की पढ़ाई करने के लिए। उनके पास भेज दिया गया कि फूल बाबू के साथ रहो और लेबोरेटरी में उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो। महामना मोहन मालवीय जी मेरे हृदय की पूजा का भाव था, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिला होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी एड मदद विश्वविद्यालय के मिलती है, स्वतंत्र नहीं है, संपूर्ण राष्ट्र ये विद्यालय नहीं था, तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापीठ से परीक्षा दी ISC की, पास तो करना ही था, पास कर गया। उसके बाद बचपन में जब, देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब वो लेबोरेटरी में काम करने गए फूलदेव सहाय के साथ, तो वहाँ पे उन्होंने ना वो विश्वविद्यालय में नहीं लिया, अपना एडमिशन नहीं करवाया।
बोला कि इन जो है सरकारी वाले को, इनको सरकार के द्वारा दी जाती है, और जो सरकार के द्वारा दी जाती है वो उन पे उनका रोप होता है। तो वही रोप के कारण इन्होंने नहीं किया कि हम रोप ऐसे नहीं कि मुझे किसी के अंदर दब के रहना पड़े, ऐसे ये नहीं चाहते थे। जब हाई स्कूल में था तो स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे अमेरिका के बारे में। ये जब हाई स्कूल में थे, मतलब 9-10 में, तो स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे। वे धनी घर से नहीं थे, मतलब धनी घर का नहीं हूँ। थोड़ी सी खेती, पिताजी नहर विभाग के जलाधार, बाद में रेलवे असिस्टेंट हुए, नॉन गजेटेड ऑफिसर थे। उनकी हैसियत नहीं थी कि वो मुझे अमेरिका भेजे। मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके भी लड़के पढ़ते। मेरी इच्छा थी कि मैं आगे की पढ़ना है। मुझे आंदोलन में गिराव पर आ गया था, चढ़ाव पर था, उतार चुका था। इस बीच अमेरिका के कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं, इसीलिए अमेरिका गया। कुछ लोग जो हमारे बारे में पता नहीं है वो किस नाम से पुकारो, आज मुझे वर्षों की गालियां देते रहते हैं। कितनी गालियां मुझे दी है, क्योंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा, इसलिए अमेरिका का दलाल हूँ। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई यार की नारा लगाए। ये बोले कि मैंने स्वामी सत्यभाव के भाषण सुने थे कि पढ़ने वाले लड़के वहाँ मजदूरी करके भी पढ़ सकते थे, और इनकी भी इच्छा थी कि मैं आगे की पढ़ाई करूँ। जब ये जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, वो चढ़ाव उतार हो रहा था, तो सोचे कि जब तक मैं कुछ वहाँ की शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊँ अमेरिका से। तो यहाँ के जो लोग हैं वो उन्हें बोलते थे कि निक्सन को दे दो 4, जयप्रकाश की हो गई। उन्हें लगता था कि ये तो अमेरिका का दलाल बन गया, अमेरिका से पट गया तो अमेरिका का दलाल बन चुका है, ये बोलते हैं। और उन्हें ये बोलते हैं कि हमारे बारे में जिनको नहीं पता वो ऐसे ऐसे मेरे पे ताने देते हैं, नारे लगाते हैं। चलिए देखते हैं। मित्रों, अमेरिका के बागानों में मैंने ये बोलते हैं कि मैंने किस कठिनाइयों से वहाँ पढ़ाई किया, वही बता रहे हैं यहाँ पे। मित्रों, अमेरिका के बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाने पीने को 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे, और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रहते थे, रुपया बचा लेते थे कुछ कपड़े खरीदने के, कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार की छुट्टी नहीं, 1 घंटा सस्ता में होटलों में या बर्तनों धोया, वेटर का काम किया तो शाम को खाना का मिल जाता था, दिन का खाना मिल जाता था। किराया कहाँ से मकान का हमको आया। बराबर 2-3 लड़कों ने कितने वर्षों तक चारपाई नहीं थी कमरे में। एक चारपाई में मैं और मेरा कोई अमेरिकन लड़का रहता था। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी। इस गरीबी में मैं पढ़ा। इतवार के दिन या कुछ ऑड टाइम में, या जो होटल के काम है उनको छोड़ के जूते साफ करने का काम साइन पार्लर में, उससे लेकर कगोड़ साफ करने का काम होटलों में करता था। वहाँ जब BA पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिलने लगा, 3 वर्षों में असिस्टेंट हो गया, डिपार्टमेंट में ट्यूटोरियल क्लासेस करने लगा, तब जाके कुछ आराम मिला। इस बीच में इन लोगों से पूछे, ये मेरा इतिहास जानते हैं, जानबूझकर मुझे गालियाँ देते हैं। कहते हैं कि मैं अमेरिका में किस प्रकार पढ़ा। मैंने वहाँ कारखानों में काम किया, बागानों में काम किया, जहाँ जानवर मारे जाते हैं वहाँ मैंने काम किया। और जब यहाँ एक ही कोठरी में रहते थे और एक ही चारपाई थी, उन पे ये सोते थे और एक अमेरिकन लड़का सोता था, और एक ही रजाई में ये दोनों सो लेते थे। रविवार के दिन ये होटलों में काम करते थे, जूते साफ करने का काम करते थे। इस गरीबी में रहकर उन्होंने पढ़ाई की। और ये जो मेरे इतिहास, ये जानते हैं कि मैंने किस तरह से मैंने पढ़ाई की है, और ये मुझे गालियाँ देते हैं। मतलब निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, ये जो नारे लगाते हैं, ये मेरे इतिहास को जानते हैं, पूछिए इनसे। जब इनको ट्यूटोरियल क्लास मिलने लगा तब जाके कुछ आसान हुआ कि चलो खाने पीने का वक्त रोटी ये सब मिल जाता था। चलिए अब आगे देखते।
अमेरिका में विस्कॉन्सिन में, मैडिसन में और घोर कम्युनिस्ट था। जो अमेरिका में ये थे वो घोर कम्युनिस्ट थे। वह लेनिन का जमाना था, वह ट्रॉट्स्की का जमाना था। 1924 में लेनिन बने थे। यह अक्सर क्वेश्चन आता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, और ये तो पिछले साल बिहार बोर्ड में भी आया था 10th क्लास में कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, सोशल साइंस में। आप लोग को अगर याद होगा तो याद होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और 1924 में मैं मार्क्सवादी बना था। लेनिन की मृत्यु के बाद ये मार्क्सवादी बने थे। और दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस समय तक जो मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे अंग्रेजी में हम लोगों ने पढ़ डाले थे। रात रात को रोज एक रशियन टेलर था, दर्जी था, उनके यहाँ हमारे क्लास लगते थे। और वहाँ से जब भारत लौटा तो घोर कम्युनिस्ट बन के लौटा था। लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? मैंने जो लेनिन से सीखा था वह सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उनको हरगिज वहाँ का आज़ादी के लड़ने से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व आपको मार्क्सवादी भाषा में बुजुर्गा क्लास कहते हैं। बुजुर्गा क्लास कहते हैं। उस क्लास के हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में नेतृत्व हो। फिर भी कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। ये बोलते हैं कि लेनिन के बाद मैं मार्क्सवादी बन गया था, और जब मैं वहां से लौटा तो घोर कम्युनिस्ट बन के लौटा था। और ये बोलते हैं कि मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में दाखिल क्यों नहीं हुआ? तो बताते हैं जो लेनिन ने सिखाया, मतलब लेनिन से सीखा था इन्होंने। ये जो है ना, वो जितने भी कविता, मतलब जितने भी मार्क्सवादी के ग्रंथ हैं वो सारे पढ़ डाले थे और घोर कम्युनिस्ट बन चुके थे। तो बोलते हैं जहाँ पे गुलाम देश होता है वहाँ पे उन जो लोग जनता होता है उन्हें इससे दूर नहीं रखना चाहिए। इसमें मतलब ऐसा नहीं कि आइसोलेट, मतलब अलग हो जाए, उन्हें इसमें हिस्सा लेना चाहिए, उन्हें अलग नहीं रखना चाहिए इससे। चलिए, पहली बात जो मैंने नोट की आपसे कहने के लिए वही सरकार के बारे में। आज से 3 दिन हुए गफूर साहब मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले। ये 3 दिन बाद बोलते हैं गफूर साहब मुझसे मिलने आए थे। उसके 2-3 बाद चंद्रशेखर बाबू, ये देखिए चंद्रशेखर बाबू मिलने आए थे। वे बड़े प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर दीक्षित जी के नीचे सब लोग मुझसे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। इनमें से कोई भी किसी को भी कोई अधिकार नहीं है कि जय प्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे। लेकिन वे जय प्रकाश के नारायण की शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। और इनकी हरकत देखिए, शांति में प्रदर्शन। बोलते हैं कि सब जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र का अथी देने आते हैं कि आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए। ये बोलते हैं कि इनको कोई हक नहीं है कि ये जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र के बारे में सिखाए, लोकतंत्र शिक्षा दे। लेकिन वे जयप्रकाश को हिम्मत करते हैं, फिर भी वो देते हैं। शांति में प्रदर्शन, शांति में जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। प्रदर्शन को कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं और मजदूर आ रहे हैं, मध्य वर्ग के लोग आ रहे हैं। कहीं पैदल तो कहीं कुछ बसों से आ रहे हैं, कहीं रेलों से आ रहे हैं। ट्रक के भाड़े लेकर डीजल अपना खरीद करके लेकर आ रहे हैं। जहाँ तहाँ रोका है इनको, लड़कों को पीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। अन्यास, मुझे कोई कारण नहीं है, मैं यहाँ हमसे आकर सब मीठी मीठी बातें करते हैं। इनको जिद है कि इस रास्ते में जुलूस नहीं जाएगा, इसमें यह खतरा है, वह खतरा है। मुझे कोई खतरा नहीं दिखता। लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो तो शायद उन्हें गोलियां चलानी पड़ी, तब मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ। आंदोलन हमारे किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है, बीच में डाइवर्स हो जाए, रास्ता ही भटक जाए, हम लोग या नहीं चाहते। ये बोलते हैं कि बहुत सारे लोग इस आंदोलन में आ रहे हैं। कोई अपना ट्रक से आ रहा है, भाड़ा दे के आ रहा है, बहुत उपाय कर करके आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, सब आ रहे हैं। और ये लोग उन्हें उतार के, मतलब अंग्रेज लोग उन्हें पीटते हैं कि इस आंदोलन में नहीं जाओ। तो चलिए, जो आप कहते हैं वही मान लेते हैं। तो ये बिगड़े भी छात्र लोग, उधर से जाना था, आप इधर से क्यों आए?
हालांकि वे लड़कों को लेकर और एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके जो लड़के हमारी छात्र समिति के वहां जेल में है उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए। मैं नहीं जानता कि अंग्रेज सरकार के सामने भी इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ हो। लोग रेलों से उतार दिए गए, बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास, वे टिकट लोग थे, उन्हें उतार दिया गया। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट अखबारों में पढ़ी होगी, सारे डिवीजन का क्या क्या नहीं हुआ है। सर नहीं आती इन लोगों को, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता का अधिकार नहीं है। जहाँ भी चाहे शांतिपूर्ण सभा करे अपनी, जहाँ भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे वो। राज्यपाल में यह जाना था लाखों की तादाद में हो जाए, असेंबली के सामने जाए, उनका पूरा अधिकार है। हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है, हमसे मिलना है। पुलिस के कुछ अधिकारी ने कहा, बड़े अधिकारी ने कहा नाम लेना, नाम ले। यहाँ पे बोलते हैं कि टिकट होते हुए भी उन्हें बसों से उतार दिया गया और उन्हें कोई हक नहीं है कि मुझे वो डेमोक्रेसी का पार्ट समझाए कि क्या है और क्या नहीं है। ये बोलते हैं कि उन्हें सब लोग आके मुझे बोलते हैं कि यहाँ खतरा है, यहाँ खतरा है, लेकिन जब वो बोलते हैं कि मुझे तो कोई खतरा नहीं दिखता, वही बोलता है। चलिए, और इनसे एक मिलने आया था उच्च पुलिस अधिकारी ने। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इनसे एक उच्च पुलिस अधिकारी मिलने आए थे। ये बोलते हैं कि उनका नाम लेना ठीक नहीं होगा। मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना था, जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गया होता है। सब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं, तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों होता है? तो बोलते हैं कि अगर ये दीक्षित जी बोलते हैं, मुंह से सुने थे कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। अगर आप सभी मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं तो ये गालियाँ क्यों मुझे पड़ती है? तो इसका नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है। क्यों लोगों को रोकते हैं? आप जनता से घबराते हैं। आप जनता के आप प्रतिनिधि हैं। किसके तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपकी हिम्मत है कि लोगों को पटना आने से रोक लें? उसकी राजधानी है, आपकी राजधानी है। यह पुलिस वालों का देश है, यह जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को। ऐसी नीचता का व्यवहार करते हैं। बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठियां चलाती हैं, गोलियां चलाते हैं। यह डेमोक्रेसी है, इसे बदलना चाहिए। जनता जयप्रकाश नारायण छात्र युवक, क्योंकि जो भी इस आंदोलन इस देश में आज उठेगा और नेता युवक रहेगा, छात्र रहेगा, इनमें कोई संदेश नहीं है हमको। ये बोलता है उच्च अधिकारी आके इनको भी डेमोक्रेसी का पाठ सिखाते हैं। तो बोलते हैं कि आप जनता के गुलाम हैं, आपका काम है कि आप उनकी रक्षा करें, लेकिन आप उन पे गोलियां चलाते हैं, लाठियां बरसाते हैं, उन्हें रोकते हैं, उन्हें पटना आने से रोक रहे हैं। इस आंदोलन में जब वो भाषण सुनाते हैं उसमें रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? उनका अधिकार है कि वो बिहार के, जैसा पता होगा बिहार की राजधानी पटना है, तो पटना में ये उनकी राजधानी है बिहार की, तो ये क्यों नहीं आ सकते? और ये मैं कठोर शब्दों के साथ प्रयोग कर रहा हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। मित्र, एक बात तो यह कहनी थी कि मैं जानता हूँ कि डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे। जो जोर से बोलने मेरे हृदय पे बुरा होगा, मैं समझता हूँ। अब जरा अपने को बांध कर बोलते हैं इनको थोड़ा दिल का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो बोलते हैं कि यहाँ पे मैं जानता हूँ कि डॉक्टर रहमान, जो इनके डॉक्टर थे, डॉक्टर रहमान, वो यहाँ बैठे होंगे और वे सोच रहे होंगे कि जोर से बोलने पे इनके हृदय पे बुरा प्रभाव होगा, इसलिए बोलते हैं कि अब मैं थोड़ा आराम से बोलूँगा। चलिए अभी हाल आगे देखते हैं क्या है। चलिए अभी हाल ही में मैं बेल्लोर में था तो हमारे परम मित्र स्नेही उमा शंकर जी दीक्षित पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ बातें कही, साथ ही साथ कुछ प्रश्न उन्होंने उठाए। मैंने उनका बहुत पुराना संबंध है,
मतलब इनका और उनका पुराना संबंध है। और ये कुछ बातें कहे थे जयप्रकाश नारायण जी, और वे कौन थे? उमा शंकर जी दीक्षित। बत्तीस 33 साल में जो आंदोलन जो चला था उनमें वह अंडरग्राउंड बॉम्बे वह रहते ही थे, अंडरग्राउंड नेता थे। वे सदानंद जी थे जो भी प्रेस के मालिक भी थे और स्थापना की थी। अंडरग्राउंड के ये नेता थे। उन्होंने बेन ऑफ बॉम्बे कहा था। देखिए, बेन ऑफ बॉम्बे किन्हें कहा जाता है? उमाजीत दीक्षित को। ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट है। चलिए, और ये जो सदानंद जी थे ये प्रेस के मालिक थे। मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी और मैंने अपनी प्रशंसा नहीं करूँगा। उस समय दीक्षित जी ने हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठ मित्रता थी। उन्हें अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वो ठोस होती है, चाहे हम कहीं रहें वह कहीं रहें, ठोस रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए। ये बोलते हैं कि हमारी मित्रता बहुत अच्छी थी, घनिष्ठता थी मित्रता में, चाहे वो कहीं भी रहे, मित्रता होती है। दूर रहने से मित्रता खत्म थोड़ी ना हो जाती है। चलिए, कुछ ऐसे मित्र जिनके भाव अच्छे। हमारे पुत्र मित्र सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं थे भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी में कुछ मेल मिलाप हो। जो मित्रों मेरे व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वे इंदिरा हो या चाहे कोई है। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे वो नीति गलत ही होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे वो पॉलिसी गलत ही होगी, चाहे वो कोई भी करे। मैं विरोध करूंगा अपनी अकल के मुताबिक। हम लोग इसकी तरह नौजवान थे उस जमाने के, लेकिन जो जरूरत होती थी हम लोग कि बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते बापू यह बात। बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे। वो हमें प्रेस में समझाना चाहते थे, प्रेम से समझाना चाहते थे, समझाते थे। तो उनकी भी आलोचना की है मैंने। उस जमाने में मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना, किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1954 में मैं सर्वोदय में आ गया बिहार में। जवाहरलाल नेहरू जी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता था और उनका बड़ा स्नेह। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते थे कि मैं बापू जी की भी, जब मुझे लोग चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में मतलब कुछ बातें बोला जाए ना कि मेल मिलाप, मतलब वो दोनों साथ में मिलकर काम करें, तो वो बोलते हैं कि मेरी कोई इंदिरा गांधी या फिर किसी भी लोग से कोई झगड़ा नहीं है, मेरा तो गलत नीतियों से झगड़ा है। मैं उनका विरोध करूंगा ही करूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं तो बापू जी की बातें भी अगर इनके गलत लगता था तो ये उनकी भी आलोचना करते थे कि बापू हम आपकी ये बात नहीं मानते। और बापू जी में इतनी महानता थी कि वे उन्हें प्रेम से फिर समझाते थे कि हाँ ये है वो है। पहले ये घोर कम्युनिस्टवादी थे। अब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं, बापू जी की बात की है और अब जवाहरलाल नेहरू जी की। ये बड़े भाई की तरह मानते थे और बड़े भाई कहते थे। अब आगे देखते हैं। था हमारे ऊपर, पता नहीं क्यों वो मुझे मानते थे बहुत। मैं उनका आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना भी करता था। उनमें भी बड़प्पन था। अक्सर वो हमारी आलोचना का बुरा नहीं मानते थे, लेकिन पटना फायरिंग के जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूँ कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था। उस समय वे बहुत नाराज हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया, मैंने उनकी भी आलोचना की, उनके तार भी दिया कि वह बहुत गलत काम आपने किया, इससे कश्मीर के सवाल हल करने में आपको दिक्कत होगी। थोड़े दिन 18 महीना में वे चल बसी। ये देश का दुर्भाग्य है। अब बोलते हैं यहाँ पे क्या
कि मैं जवाहरलाल नेहरू जी की भी आलोचना करता था, वे भी बहुत अच्छे थे, वो मेरी बातों का बुरा नहीं मानते थे। लेकिन जब उन्होंने एक पटना फायरिंग के दौरान बयान दिया था, बहुत सख्त भाषा का प्रयोग किए थे, तब जवाहरलाल नेहरू जी नाराज हुए थे। लाल बहादुर जी जो थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी भी आलोचना की इन्होंने। और वही बोलते हैं कश्मीर के सवाल पे उन्होंने कश्मीर के टॉपिक पे उन्होंने आलोचना की थी। लेकिन ये दुर्भाग्यवश है देश का कि 18 महीनों में उनकी निधन हो गया, लाल बहादुर शास्त्री जी की। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। इंदिरा जी जो मेरे मतभेद हैं वे जवाहरलाल नेहरू जी के साथ भी मतभेद थे, उन्हें कई गंभीर और सीरियस है। जवाहरलाल नेहरू जी परराष्ट्र नीतियों के संबंध में स्वराष्ट्र के अधिक हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामलों में मतभेद था, चीन के मामलों में था, हंगरी के मामलों में था। और मैं कोई गर्व नहीं करता हूँ, मैंने उस समय की आलोचना की। हंगरी के मामले में जो कहा जवाहरलाल नेहरू के बाद में मानना पड़ा। तिब्बत के बारे में मेरी बातें तो नहीं मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो उस धोखे के कारण हृदय में ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में चले गए, संभाल ना सके। ऐसा घाव लगा, चीन के आक्रमण कर दिया। वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे चीन ने ऐसा करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी। परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था उनसे, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों में नहीं था उनसे उनका उतना मतभेद। ये बोलते हैं परराष्ट्र मतलब दूसरे राष्ट्र के बारे में ये इनका मतभेद था। अंतर्राष्ट्रीय में इनका कोई मतभेद नहीं था, उतना ज़्यादा मतभेद नहीं था। लेकिन इनका ना बहुत मतलब ये सोचते थे कि चीन कभी हमला नहीं करेगा, लेकिन इनके जो होता विरुद्ध हो गया। चीन ने उन पे हमला कर दिया और उनके हृदय पे ऐसा चोट लगा। जब कोई आपका सच्चा दोस्त ही आपको धोखा देता है तो ऐसी चोट लगती है कि कभी उसे माफ़ करना नामुमकिन सा हो जाता है। वही बोलते हैं ऐसा चोट लगा कि 2 वर्ष में ही उनकी निधन हो गई। आप देखते हैं आगे। अब एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज़्यादा करप्शन राजनीति में है, वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। करोड़ों रुपए वे चुनाव में खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटिंग लोगों पर आप इकट्ठा करके अनकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपए जिनका कोई हिसाब नहीं किताब नहीं हिसाब। ये बोलते हैं कि जो डेमोक्रेसी करप्शन का जो है राजनीतिक में, वो उसका कारण इलेक्शन का खर्चा है। पहले ये लोग इलेक्शन में खर्चा करेंगे और फिर जो नेता के लिए अच्छे काम करने के लिए पैसे, मतलब जनता के लिए अच्छे काम करने के लिए पैसा आता है, उन पैसों को हड़पते हैं कि मैंने इलेक्शन में इतना खर्च किया है, उन पैसों को निकालना है। उसी से ये बड़े बड़े गाड़ियाँ लेंगे, स्कॉर्पियो लेंगे। आप लोग कभी सोचते हैं कि नेता लोग को इतना कम पैसे मिलते हैं, उनकी ज़्यादा सैलरी नहीं होती, फिर भी अगर एक बार नेता बन गया तो उनके पास 4 व्हीलर तो आ ही जाता है। वो कहाँ से आता है? वो जनता का ही पैसा होता है ना। वही बोलते हैं सबसे बड़ा जो कारण है वो है चुनाव का खर्चा, और इसे कम करना चाहिए। आज से नहीं, वर्षों से मैं पुकार रहा हूँ कि भाइयों, इस चुनाव की पद्धति अमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव के खर्च कम करने चाहिए। वो चाहते हैं कि गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके। गरीब पार्टी जो किसान की पार्टी है वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके। सुनता है कोई? ये बोलते हैं कि मुझे कब से मैं कह रहा हूँ, कब से मैं ये चाहता हूँ पद्धति आ जाए कि चुनाव का खर्चा कम हो जाए, और जो गरीब उम्मीदवार है उन्हें भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान खड़ा हो सके, तभी तो हटेगी ना। लेकिन क्या कहें, कुछ हो ही नहीं रहा। चलिए आप देखते हैं। प्रेस रिपोर्टर से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र का स्थापना करना चाहता हूँ। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, और मैं विचार का प्रचार पिछले वर्षों में करता रहा हूँ, और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके इसका प्रयत्न भी करता हूँ। परंतु
वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैं दल विहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है। फिर भी मेरे कुछ विचार को लेकर जनता में, विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैलाया गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों का भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवादी और लेनिनवादी के मूल उद्देश्यों में से था, यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवादी के अनुरोध समाज के जैसे जैसे साम्यवाद की बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक सोशलिस्ट स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतंत्र होगा। बल्कि अब देखिए, बोलते हैं प्रेस रिपोर्ट को पता चलता है कि आंदोलन, ये बोलते हैं कि मैं किसी की ओर नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। जब ये जो थे वो मार्क्सवाद और लेनिनवाद का मुख्य उद्देश्य था और ये ना खत्म होते जा रहा है, राज्य स्टेट खत्म होते जा रहा है और ये जो है स्टेटलेस सोसाइटी का निर्माण होता जा रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। इतना ही था। उसी समाज में लोकतंत्र का एक सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वो लोकतंत्र निश्चित ही दलविहीन होगा। एक ऐसा लोकतंत्र प्रस्तुत होगा जो दल मतलब वो किसी के मतलब ना वो किसी की ओर रहकर नहीं, वो स्वतंत्र होगा। जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनता जाता है तो शायद ही दल युक्त होगा। आश्चर्य यह है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने मूल सिद्धांतों का विस्मरण हो गया है। अब बोलते हैं कि अपने जो लोग हैं उन्हें अपने सिद्धांतों की याद आ गई है कि उन्हें करना क्या है। आज के वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी न किसी छात्र की, न बीजेपी की, राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की कल्पना है कि इसमें से दल विहीन लोकतंत्र पैदा होगा, विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने और वर्ष भर में भी चुनाव होंगे तो भारत के कानून का चुनाव प्रणाली के अनुसार, ये कानून की प्रणाली सुनाते हैं कि 6 महीने में या वर्ष भर में चुनाव होंगे। चलिए विधानसभा के विघटन से संबंध तो यह है कि वर्तमान के कानून का नियम आदि के अंतर्गत ही पुनः विचार निर्वाचन होगा। इसलिए प्रश्न उठता है, जैसा कि पिछले सप्ताह में कई बार उठा भी है, कि हालतों में विधानसभा का विघटन का क्या लाभ होगा, विधानसभा से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है कि इसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया है, उसको समझने की कोशिश थोड़े लोगों ने की। मतलब इस क्या लाभ होगा इस बात में जयप्रकाश नारायण जी ने बताया, लेकिन कुछ लोगों ने समझने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने नहीं की। कि बार बार मुझसे यह सवाल होता है, जयप्रकाश नारायण जी वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है, जिसे घिसे पिटे राजनीतिक चिंतन से भिन्न है। ये बोलते हैं कि मेरा जो विचार है वो पहले वाले राजनीतिक चिंतन से थोड़ा सा अलग है, इसलिए वह लोगों को समझ नहीं आता। यही कारण ना, लोगों को समझने की कोशिश तो कर ले लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा। अगर मैं कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि इस आंदोलन के संघर्ष में एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा तो सब लोग आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना हो जाएगी और आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्र और जनता के आंदोलनों का दुरुपयोग करेगी। ये बोलता है, अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैं इसके लिए एक नई पार्टी का आंदोलन करना चाहता हूँ तो आराम से सब लोग समझ जाएंगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा कि सब लोग मेरी बुराई करने लगेंगे, आलोचना करने लगेंगे और इस आंदोलन का दुरुपयोग होने लगेगा। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूँ तो उसके समझने की कोशिश कम होती है या फिर नहीं होती है। क्या आप मेरा
मेरा कहना संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थितियां आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव को मतदान, परंतु मतदान प्रक्रिया न स्वच्छ और न स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवार के चयन माताओं के हाथ में होता है और न चुनाव के बाद प्रतिनिधि में उनका अंकुश रहता है। मैं इन दोनों कमियों से दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये बोलता है कि आज के लोगों का क्या है, चुनाव में बस जाना है और वोट देना, उसके बाद उनसे कोई मतलब नहीं है कि उन पे वो क्या करेगा, हमारे लिए क्या नहीं करेगा, इस बात से कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बस जाना है और उन्हें वोट देना। और ये जो होता है, ये जो मतदान वाली प्रक्रिया होती है वो भी स्वतंत्र नहीं होती। उसमें भी रात को एक रात पहले आके लोगों को धमकाया जाता है, पैसे से खरीदा जाता है कि आप मुझे ही वोट दें, ऐसा कह के। और ये इसी को चाहते हैं कि यही को अलग किया जाए। देखते हैं क्या है। अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसके बावजूद इनमें हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। विकसित देशों में लोकतांत्रिक समाज के जो प्रतिप्रभावी शक्तियां यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती है, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर नियंत्रण पड़ता है, वह स्वतंत्र और साहसी पत्र पत्रिकाओं के रोल होते हैं। शिक्षित समुदायों का जो वैचारिक और राजनैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी जनता और शासन के बीच की रचना वे नितांत अभाव। इस स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। ये बोलता है कि हमारा जो है देश वो विकसित नहीं है, मतलब जो भारत है वो विकसित नहीं है, विकासशील है। इसमें विकास हो रहा है धीरे धीरे, फिर भी मैंने यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की है। मैंने नहीं, मतलब सब लोगों ने मिलकर लोकतंत्र की स्थापना की है। लेकिन यहाँ लोकतंत्र है भी तो क्या? सच में यहाँ लोकतंत्र है? नहीं, यहाँ सिर्फ लोकतंत्र नाम का है, लोकतंत्र नहीं है। इस तरह अंतरिम संरचना का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एक दिन में नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र का निर्माण एक दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। परंतु इस अभाव में आम जनता का मतदान सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता। लेकिन परिणाम स्वरूप मंत्री विधायक निरंकुश अस्वस्थ हो जाते हैं और जनता को एक अंकुश उन पर नहीं रहता, सिवाय इस भय के कि अगले चुनाव में जनता उन्हें चाहे तो वोट दे, परंतु भय का रूप में जाति बल प्रयोग करके कारण निर्भय हो जाता है। अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक, सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, वह आगे ये बोलते हैं कि जब चुनाव में लोग जो नेता जीत जाता, उन पे फिर कोई भय नहीं लगता कि ये जनता क्या ही करेगा मेरा, कोई भी भय नहीं रहता। बस उन्हें यही भय रहता है कि अगले चुनाव में चाहे तो ये मुझे हरा सकते हैं या फिर ये मुझे फिर से, लेकिन वो भी ना फिर से वो रुपया का जोर देकर, जाति के रूप में लड़ा कर, बल प्रयोग करके वो भी इस भय से निर्भय हो जाते हैं। लेकिन अब जो है हमारे प्रदेश के छात्र, युवक जो जागृत हो रही है, मतलब वो बोलते हैं कि हाँ ये बात तो सही है। अब वो इसके लिए क्या करती है वही देखते हैं आगे क्या होता है। बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है। ये बोलती है कि अब लोगों की बुद्धि जागृत हो रही है और वो कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूंगा कि आज जो असंगठित जनता है उनमें एक शक्ति आ जाए, वह ठीक का चुनाव कर सके और चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि के आचरण या अथवा अंकुश रख सके। अब बोलते हैं कि जो असंगठित जनता है वो चाहता हूँ कि उसमें एक शक्ति आ जाए और वो जो अंकुश उनपे वो निरंकुश होकर घूम रहा है, उनपे एक अंकुश बनाया जाए। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव है। ये बोलते हैं, उपाय दे रहे हैं अपने। एक तो यह कि विधानसभा के अगला चुनाव हो तो आहंगी छात्र संघर्ष और जन संघर्ष की स्मृतियां मिलकर आम राय पर उम्मीदवार खड़ा कर सके। बोलते हैं पहला जो हमारा है वो सब लोग मिलके एक अपना उम्मीदवार खड़ा कर सके जो उन सबको सही लगे, अथवा जो उम्मीदवार खड़े की जाए उनमें से किसी को मान्य करें, मतलब उनमें से किसी को चुने। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं
होती है, तो हम एक ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बगैर स्मृतियाँ या अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी या फिर किसी उम्मीदवार को अपना मान्यता दे सकेगी। इस प्रकार चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता को छात्र संघर्ष उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। दूसरी बात यह है कि जनता आमुख चुनाव क्षेत्र में जीतेगा, जिससे भावी कार्यक्रम पे कड़ी निगरानी रखने का काम संघर्ष समितियां करेगी। ये बोलते हैं संघर्ष समितियां का एक स्थापन करें जो उनके नेताओं पे नजर रख सकेगा कि हाँ वो काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उसे तुरंत इस्तीफा, मतलब उसे मजबूर कर देगा कि तुम इस्तीफा दो, तुम इस पद के लायक नहीं हो। इस पर जनता का अंकुश इन लोगों पर होगा और वे आज़ाद होकर निरंकुश स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। फिर भी आज़ाद होकर ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी करूँगा तो जनता तो कुछ बोलेगी नहीं, उन पर अंकुश रहेगा और उन्हें हर पल ये खतरा रहेगा कि ये मुझे हटा भी सकते हैं, तो इस कारण वे अच्छे काम करेंगे। अब देखिए, इस सिलसिले में मैं एक बात स्पष्ट करना अवश्य चाहूँगा। जो संघर्ष समितियाँ छात्रों का या जनता के बन गई है या फिर बन रही है, उनका केवल काम शासन का संघर्ष करना नहीं होगा, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। बोलते हैं जो संघर्ष समितियाँ हैं उनका काम सिर्फ इतना नहीं होगा कि वह शासक पे देखभाल करे, उनका काम ये भी होगा कि वे समाज के अन्याय और अनीतियों के विरुद्ध भी संघर्ष करेंगे। और इस प्रकार के इन समितियों के लिए एक बराबर महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव के छोटे अफसरों और कर्मचारियों, चाहे वे पुलिस हो या किसी भी प्रकार के जो घुसखोरी चलती है, उनके खिलाफ संघर्ष करना होगा। ये बोलते हैं कि जो घुसखोरी करेंगे, जो पैसे लेंगे अलग से, उन पे कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे छोटे हो या फिर बड़े से बड़े क्यों ना हो। साथ ही साथ जिन बड़े किसानों की बेनामी और फर्जी बंदोबस्तियां की गई है, उनका भी विरोध समितियां करेगी और दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेगी। ये किसानों की बात करते हैं कि क्या गांव के तरह तरह के अन्याय होते हैं, या मेरी कल्पना है कि स्मृतियां उन अन्यायों को भी रोकेगी। इस प्रकार की जनता या छात्राओं में निर्दलीय संघर्ष समितियां स्थायी रूप से कायम रहेगी और केवल लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करेगी। यहाँ पे संघर्ष समितियों के कार्य के बारे में बताया गया कि संघर्ष समितियां क्या क्या करेगी। वे किसानों की मदद करेगी, वो अन्याय के बारे में लड़ेगी। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया समाप्त। इसमें देखिए अगर संक्षेप में कहा जाए तो क्या होता है, इसमें जो है हमारे जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जो ये गांधी मैदान में भाषण देते हैं, जो पटना में गांधी मैदान है उसमें भाषण देते हैं। ये बोलते हैं ना कि मेरे मित्र थे, मैंने एक आंदोलन स्टार्ट करते हैं जिसमें बिहार के लोगों ने बोलते हैं कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व करें, लेकिन ये बोलते हैं कि मुझे सिर्फ नाम का नेता नहीं बनना है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर मेरी बात सुनेंगे तो ही मैं बनूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। और उसके बाद ये होता है कि उसके बाद ये अपने बारे में बताते हैं कि मैंने किस किस कठिनाइयों के साथ अमेरिका में रहकर पढ़ाई की, कितनी कठिनाइयों का सामना दिया, और लोग ये मेरे बारे में आलोचना करते हैं, ये मेरे बारे में नारा लगाते हैं, वो गलत है। उसके बाद ये लोकतंत्र की बात करते हैं कि हमारा देश भले ही लोकतांत्रिक है, लेकिन यहाँ पे ना बस लोगों का काम इतना ही रहता है कि वो चुनाव दे, बस उनका फिर उन पे से अंकुश ही खत्म हो जाता है नेताओं पे। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, बस इतना ही रहता है कि हाँ अगले चुनाव में चाहे तो ये हरा सकते हैं। उसी का ये उपाय बताते हैं कि हमें एक संघर्ष समितियाँ स्टार्ट करनी चाहिए जो उन पर नज़र रख सके। अगर वे कोई गलत काम करेंगे तो उन्हें फट से इस्तीफा यानी कि रिजाइन करने के लिए मजबूर करेगा। ये स्मृतियाँ, संघर्ष स्मृतियाँ, ये अक्सर आता है संघर्ष स्मृतियों का क्या काम है यही। और ये छोटे छोटे राज्यों में घुसखोरी को बंद करेगा, अन्याय के प्रति लड़ेगा और किसानों को भी अन्याय दिलाएगा। यही है, बस इतना ही इसमें बात किया गया। और इसी के साथ हमारा ये भाषण कंप्लीट हो चुका है अच्छी तरीके से। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखने वाले अभ्यास के बारे में। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभ्यास देखेंगे। इसमें देखिए कितने क्वेश्चन देखते हैं हम, कितने क्वेश्चन है। हाँ
इसमें तो 11 क्वेश्चन है, ये 11 क्वेश्चन का हम लोग एक एक करके जरूर हल करेंगे। 11 क्वेश्चन क्या क्या थे उसमें हल करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें और जो नया सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप अच्छे फ्रेंड होंगे तो अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ तो शेयर करेंगे, क्योंकि वो जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो ये नहीं चाहते कि मैं आगे रहूँ वो पीछे रहे, वो चाहते हैं कि दोनों हम लोग साथ में रहें। ये अलग बात है कि बाद में दुख होता है। आप लोगों ने अगर वो मूवी देखी होगी 3 इडियट, उसमें बोलता है कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त पास हो जाए तो और ज़्यादा दुख होता है। चलिए तब तक आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय। आप लोग मेहनत करते रहिए।